हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एएलडी स्टडी। और हम लोगों की चल रही थी महासंग्राम सीरीज फॉर 11th एंड नीट और जेई के बच्चों के फाउंडेशंस के लिए। तो सर अभी तक ऐसा फील आया ही नहीं कि आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड लेक्चर का आज क्या है, लेक्चर नंबर 4 है। और वो फील इसलिए नहीं आया क्योंकि आप लोगों ने अभी क्वेश्चंस नहीं किए। क्वेश्चन सेशन जिस दिन आ गया, प्रैक्टिस सेशन, उस दिन के बाद आपको फील आएगा तो क्या है कहानी। अभी स्टार्टिंग में आपके दिमाग को वर्डन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता आपकी डेवलप हो। अभी आप 10th से आ रहे हो बेटा, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उस चीज को क्या कर दोगे, गिव अप कर दोगे। इसीलिए जरूरी यह है कि पहले ये समझो कि टॉपिक को कैसे ग्रेप करना है। इसलिए आसान तरीके से क्वेश्चंस को नहीं करवाया जाता है, टॉपिक को भी समझाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, सेकंड चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा तो पहले फर्स्ट चैप्टर के क्या होंगे, प्रैक्टिस सेशन आएंगे। उसमें आपको ये तक बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, किस किस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साथ में जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है उस तरह से आप पढ़ते रहो। और परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर अपने ऊपर विश्वास है तो फिर सब कुछ है, ठीक है। टॉपिक्स अगर जब ऐसे तुमने यहाँ पे टॉपिक अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चंस तो अपने आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं हो। जिस दिन प्रैक्टिस सेशन ले लिया, कहीं किसी भी किताब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आराम से बनेगा। यहाँ एनअप क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होगा एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन में। और उसके बाद नीट के पीवाईक्यू होंगे, जो कि जितने होंगे लगभग 10 से 15 सालों के सारे क्वेश्चन उस चैप्टर से जितने आए होंगे सारे करवाएंगे। और जेई के भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, तो तनाव नहीं लेना है। जैसे ही हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग टॉपिक के साथ भी क्वेश्चंस को करेंगे। और थोड़ी लेंथ क्या होगी, वीडियोस की बढ़ेगी, 1 घंटे प्लस की जाएगी। अभी हम लेंथ भी छोटी करने का सोच रहे हैं कि 30 मिनट 45 मिनट में लेक्चर क्या हो, कंप्लीट हो जाए। इसलिए भी थोड़ा सा क्वेश्चंस हम उसमें कम पुट कर रहे हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसलिए किया जा रहा है कि आप अभी थोड़ा सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो सकता है कि आप बहुत तेज हो लेकिन आपके साथ और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने तेज ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो और परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप करोगे बेटा। नीट जेईई जैसे एग्जाम बहुत छोटे एग्जाम होते हैं। और शुरुआत करते हैं, एक बहुत अच्छी एक चीज हमको मिली है शायरी टाइप की, तो आपको सुनाते हैं कि अपने ऊपर विश्वास कितना जरूरी है। कह रहा है कि समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने। कि समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने। काले वन में जुगनू भर सी जीवित एक आस रखना। काले वन में अंधेरा छाया है, जुगनू भर सी मतलब जुगनू जैसी एक छोटी सी क्या रखना, आस रखना। खुद पर हमेशा विश्वास रखना। खुद पर विश्वास है तो सब कुछ है बेटा। खुद पर विश्वास रखो और हमारे ऊपर भी विश्वास रखो कि हम हैं तो आपको सही डायरेक्शन में ले जाने हैं। इस बात का विश्वास रखो। तो शुरू करते हैं कि आज हमको आखिर पढ़ना क्या है। आज हम लोगों को पढ़ना है गति के समीकरणों का ग्राफी विधि से निगमन और गति के समीकरणों का कलन विधि से निगमन। 2 टॉपिक आज पढ़ने हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। एक्स सबसे पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x। ये 3 समीकरण होते हैं। इन तीनों समीकरणों का निगमन पढ़ना है, ग्राफीय मेथड से भी और कलन मेथड से भी। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक है ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन। तो 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता है। पहला होता है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x। इन 3 समीकरणों को आपको निगमन करना है। 2 मेथड रहेंगे, एक रहेगा ग्राफीय मेथड, एक रहेगा कलन मेथड यानी कैलकुलस मेथड। समाकलन अवकलन हमने आपको सेशन पूरा दिया था कि समाकलन अवकलन कैसे करना है, क्या कहानी है, उसको भी यूज करके यहाँ पे हम लोग गति के समीकरण करने वाले हैं। तो क्या सर इससे क्वेश्चंस आएंगे? इससे बेटा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जो 3 चीजें लिखी है ना गति के समीकरण, ये एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आपके नीट के वेटेज का फिजिक्स का 5% कॉन्सेप्ट को लेके जाता है। 5% क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे, क्योंकि सर इससे बनेंगे।
इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने टॉपिक कनेक्टेड होंगे उससे बनेंगे, इस बात को समझ लो। सारे के सारा मोशन ही इन तीन समीकरणों के ऊपर बेस्ड है, कहीं ना कहीं तो है ही है। तो ये तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी निगमन से क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो लेकिन जरूरी है कि बेसिक समझ भी आपको होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि 11th को भी तो साथ लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी को भी तो साथ लेके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। तो ग्राफ ही विधि से चलते हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण तो सिंपल हो जाएगा, हमारा त्वरण है, यहां पे त्वरण हमारा एक समान है। इस बात को याद रखना कि हम लोगों को ये पता है, इसके पहले भी डिस्कशन करके आ चुके हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार की कितनी कहानियां दिख रही हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है v, और यहाँ इसे बोलते हैं अंतिम वेग, क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। यहाँ पे हमें दिख रहा है t, इसको बोलते हैं समय अंतराल, क्या बोलते हैं? समय अंतराल या समय। यहाँ पे हमें दिख रहा है u, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। और क्या दिख रहा है आपको? और यहाँ पे दिख रहा है a, ये यहाँ पे फिक्स है, इस बात को याद रखना कि यहाँ पे त्वरण चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे त्वरण है एक समान त्वरण। क्या है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। एनसीईआरटी में तो हेडिंग में भी इस बात को लिखा है कि एक समान त्वरण के लिए गति के समीकरणों का निगमन कांस्टेंट है, यहाँ पे त्वरण बदलेगा नहीं। और लास्ट आपका है एक्स। एक्स क्या है? यहाँ पे विस्थापन। क्या है? विस्थापन। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण की सिंपल परिभाषा होती है, अगर एवरेज के हिसाब से देखें, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग था u और हो गया v, तो u से v चेंज हो गया, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है? v माइनस यू। तो v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, at बराबर आ गया v माइनस यू अपॉन v माइनस यू, और v माइनस यू को इधर भेजेंगे तो प्लस यू हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया u प्लस 80। पहला समीकरण आ गया। सर इसमें आपने ग्राफीय मेथड का यूज नहीं किया। पहला समीकरण था ही इतना आसान कि उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे ग्राफ वाले मेथड से यूज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड से लगेगा। ये क्या हो गया? प्रथम समीकरण का निगमन हो गया। किसका हो गया? प्रथम समीकरण का निगमन। यहां पे हेडिंग कर सकते हो टच, प्रथम समीकरण का निगमन, निगमन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड समीकरण पे, यानी सेकंड समीकरण का निगमन। सेकंड समीकरण का निगमन, तो देखो सेकंड क्या होता है। और ये है आपका वीटी ग्राफ। क्या है आपका? वीटी ग्राफ। इधर है v और इधर है t। चल क्या रही कहानी? चल ये रही है कि वेग स्टार्ट हो रहा है u से और वेग जा रहा है v तक। कहां तक जा रहा है? v तक, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है? v है, और u तक। और कितना समय लगा? यहां पे t समय अंतराल लगा बेटा। कितना लगा? t। देखो जरूरी है बात इतनी कि समय कितना लगा है? समय लगा है t। कितना लगा है? t। ये t समय लगा है, तो अगर ये t है तो फिर ये भी कितना होगा? t होगा। ये कितना है? 0 है, मूल बिंदु है। ये क्या है आपका? u। क्या है ये? u। तो ये कितना है? ये भी आपका u ही है। क्या है? u। इतना आपका u है और इतना आपका v है, तो ये कितना हो जाएगा? इतना u है, इतना u है, और इतना क्या है? v है। तो ये कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका v माइनस यू। कुल v में से u घटा देंगे तो ये त्रिभुज का आपको एरिया मिल जाएगा। और इसकी पॉइंटिंग कर देते हैं। ये o है, ये a है, ये v है, ये c है, और ये d है। ये वीटी ग्राफ है। क्या है? वीटी ग्राफ। आपको पता होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक्सटी ग्राफ की ढाल यानी अवकलन किसको प्रदर्शित करता है?
एक्स ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करता है वेग को, लेकिन एक्स ग्राफ का समाकलन यानी क्षेत्रफल किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा कहानी क्या थी, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का समाकलन यानी क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है, विस्थापन को, एक्स को, और वीटी ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण को। त्वरण का जो समाकलन होता है वो किसको, वेग को, यानी क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है एटी ग्राफ का, और अवकलन यानी ढाल किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करती है। यहां पे ये वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो एक्स को प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, क्षेत्रफल। और यहां पे क्षेत्रफल क्या है, यहां पे ये है क्षेत्रफल पूरा, ये त्रिभुज है, और यहां पे ये आपका क्या है, रेक्टेंगल यानी आयत है। इस आयत का क्षेत्रफल प्लस इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें विस्थापन x मिलेगा, यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, आयत ओ ए, आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, तो x बराबर त्रिभुज ए बी डी, किसी भी समकोण त्रिभुज, ये क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री है, किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है यहाँ पे, t है, क्या है, t, और ऊंचाई क्या है यहाँ पे, ऊंचाई है यहाँ पे v माइनस यू प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है t, चौड़ाई कितनी है u, तो क्या हो जाएगा ut, क्या हो जाएगा ut। एक बात आपको पता होगी कि दूसरा समीकरण होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। पहले इसको सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, x बराबर 1/2 टी का जो जो v माइनस यू है ना बेटा, v माइनस यू, इसको सॉल्व करना है यहां पे, और आपको अंतिम वेग क्या करना है, अंतिम वेग को गायब करना है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अंतिम वेग है ही नहीं, और अंतिम वेग कहां से गायब होगा, अंतिम वेग होगा पहले समीकरण से। आप लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता है। तो u को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पे v माइनस यू की जगह पे क्या छाप देंगे, ए टी छाप देंगे, तो क्या आ गया, हाफ टी इंटू वी माइनस यू की जगह पे ए टी, तो ए टी प्लस यूटी, प्लस यूटी, समझना बात को, x इक्वल टू यूटी, यूटी प्लस 1/2, 1/2 हाफ, ए तो ए ही है, और टी गुणे टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया क्या, x यानी द्वितीय समीकरण, क्या हो गया, द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशंस करेंगे, और थर्ड इक्वेशंस के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमें थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax t को गायब करना है। किसको गायब करना है, t को। तो देखना यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहां से, ठीक है। यही है आपका स्टार समीकरण, क्या है, स्टार समीकरण। स्टार समीकरण को रखते हैं और तृतीय समीकरण पे चलते हैं कि तृतीय समीकरण आखिर क्या है। तृतीय समीकरण का निगमन, समीकरण का निगमन क्या है, x इक्वल टू क्या है, हाफ टी इंटू वी माइनस यू, इंटू टी, और प्लस क्या है, यूटी है, प्लस क्या है, यूटी है। देखो ध्यान से, देखो देखो इसमें देखो, ये क्या है, प्लस यूटी है। टी को इधर ना लिख के टी को इधर लिख दिए वी माइनस यू से, तो बात तो सेम ही है, बात तो क्या है, इसमें सेम ही है, ठीक है। अब इसके बाद हमको ओवर करनी है का, यहां से सॉल्यूशन होगा, तो करते हैं x इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, वी टी माइनस यू टी, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यूटी, अरे हाफ भी है यहाँ पे, हाफ भी है बेटा,
रुको 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 एक सेकंड, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया यहाँ पे 1/2 भी है, 1/2 x इक्वल टू 1/2 तो क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा गुणा, तो vt अपॉन 2 माइनस क्या हो जाएगा ut अपॉन 2 प्लस ut, तो कुछ नहीं है तो अपॉन 1 है, x इक्वल टू एलसीएम सबका 2 आ जाएगा, तो vt माइनस ut और 1 का डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2, और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2ut, क्या हो जाएगा 2ut, 2ut में से ut घट गया, कितना आ गया x इक्वल टू vt प्लस ut अपॉन t। देखो x इक्वल टू, इन दोनों कहानियों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो v प्लस u अपॉन 2 इंटू टी लिख सकते हैं। देखो इस बात को इन दोनों में कहानियों में टी कॉमन था तो हमने टी कॉमन लेके देखो मल्टीप्लाई में लिख दिया लास्ट में, और बाकी कहानी सेम लिखी है v प्लस यू अपॉन 2। टी को गायब करना है, टी को क्या करना है गायब, यही लक्ष्य है, इसको गायब करना है, क्योंकि थर्ड समीकरण में टी है ही नहीं, समय है ही नहीं, और वो गायब होगा फर्स्ट समीकरण से। किससे होगा, फर्स्ट समीकरण से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो टी की जगह पे क्या प्लस कर सकते हैं, u इधर गया तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, है कि नहीं, अरे ये डिवाइड में चला जाएगा, t की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए छाप सकते हैं, छाप दो, x इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 और t की जगह पे छाप दिए v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर एक ब्रैकेट में है u प्लस v प्लस यू, एक ब्रैकेट में v माइनस यू, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2a, 2 का गुणा a से होगा, अरे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में v प्लस यू, एक ब्रैकेट में v माइनस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सिंपल सी कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a का गुणा होगा x से, तो 2ax माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। लो भैया आ चुका है थर्ड समीकरण, आ चुका है थर्ड समीकरण। थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। तो ग्राफीय विधि से इस तरह की कहानी थी, आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो इसको दोबारा से एक बार रिपीट में देख लो। हम लोग चलते हैं कैलकुलस मेथड पे, किस पे चलते हैं, कर्ण विधि पे चलते हैं। तो कलन विधि के द्वारा गति के समीकरणों का निगमन, तो फिर है पहले समीकरण की तो कहानी एकदम सिंपल रहेगी, क्या रहेगी, आप लोग जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है, रुको रुको एक सेकंड, हम लोग चलते हैं फर्स्ट समीकरण का निगमन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग जानते हैं a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt, क्या होता है dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा a इंटू डी टी इक्वल टू dv, ठीक है। अब समाकलन कर दिए, क्या कर दिए समाकलन, और यहां पे है अंतिम वेग, क्या है अंतिम वेग, यानी वेग है, ये क्या है वेग, और ये क्या है आपका, ये क्या है t, ए तो नियतांक रहता है, जब ए नियतांक रहता है तो वो समाकलन हो चाहे अवकलन हो उसके चिन्ह से बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया, ए क्या हो गया इससे बाहर आ गया, ए समाकलन dt, और समय शुरुआत होगा बेटा जीरो से और t तक जाएगा, यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, वेग है, वेग स्टार्ट होता है u से और v तक जाता है और dv, ठीक है। dt का जब कुछ नहीं है तो समाकलन क्या आएगा, t आएगा, अपर लिमिट t रखेंगे तो t, और माइनस जीरो, तो जीरो से मतलब है नहीं, तो इस वाले टर्म की कहानी क्या आ गई, इस वाले टर्म की कहानी आ गई 80, क्या आ गई 80, इसकी बात को यहां पे लिख रहे हैं, बराबर बराबर, यहां पे क्या होगी कहानी, v आ गया, क्योंकि देखो सिर्फ dv था, और लिमिट अपर लिमिट क्या है v है, लोअर लिमिट क्या है u है, तो 80 इक्वल टू v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u, तो v इक्वल टू क्या आ गया, माइनस यू जब इधर जाएगा तो प्लस यू प्लस 80, लो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई आपकी, प्रूव हो गई, क्या हो गई प्रूव, क्लियर है कहानी। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, सेकंड,
सेकंड सेकंड इक्वेशन हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। और सेकंड समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता, v नहीं होता। यहां पे समझो बात को, क्या होता है सेकंड इक्वेशन, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। उसमें क्या नहीं होता है, उसमें v नहीं होता, वेग नहीं होता। तो इस वेग की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो v है, v की जगह पे क्या छाप सकते हैं, u प्लस ए टी छाप सकते हैं। क्या छाप सकते हैं, u प्लस ए टी छाप दिए, यहां से छाप दिए। सेकंड समीकरण का निगमन चल रहा है, तो u प्लस ए टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इस बात को याद रखना, जहां पे v है वहां पे u प्लस ए टी छाप दिए इस वाले पहले वाले समीकरण से। क्यों छाप दिए सर, क्योंकि दूसरे वाले समीकरण में अंतिम वेग नहीं होता, अंतिम वेग नहीं होता तो अंतिम वेग को गायब करना था। क्या करना था, गायब करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, क्या आ गया, u प्लस ए टी इक्वल टू आ गया आपका कितना, डी एक्स अपॉन डी टी, dx अपॉन dt। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, u प्लस ए टी और dt मल्टीप्लाई में चला गया, बराबर है dx, बराबर क्या है, dx। अब u प्लस ए टी पूरे का हम लोग क्या करेंगे, इस पक्ष में भी समाकलन और इस पक्ष में भी समाकलन। और t है तो लिमिट क्या होगी, 0 टू t हो जाएगी। और x है, x की लिमिट क्या होगी, 0 से x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 से x पर विस्थापन समय t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर विस्थापन 0 ही तो होगा, और t समय बीतने का विस्थापन x हो गया। क्या हो गया, x। इस पूरे का समाकलन करना है तो इसका सबका अलग अलग समाकलन करेंगे, ऐसे करेंगे, समाकलन ऑफ u 0 टू t विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस समाकलन ऑफ ए टी, और ए टी का करना है तो ए तो बाहर आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि नियत है, और यहाँ पे u भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे u भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और 0 टू t, और क्या है, t है, देखो ए टी में t है, विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। लो हो गया ये। अब करेंगे समाकलन, तो u क्या है, बाहर आ जाएगा, तो जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाता है, समाकलन t हो जाता है, अपर लिमिट t माइनस जीरो का कोई मतलब है नहीं, t आ गया, तो ut प्लस a। इस वाले टर्म की बात समझना बेटा, t टू दी पावर 1 है कि नहीं यहाँ पे, और t टू दी पावर 1 का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t टू दी पावर 1 का क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहाँ पे चर x है, यहाँ पे चर t है, यहाँ t की घात 1 है, मतलब t की घात 1 है, मतलब यहाँ पे क्या है, घात n का मान 1 है, x की जगह पे t है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 1 प्लस 1 टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है 0 t। जब 0 है लोअर लिमिट तो माइनस 0 करोगे तो कोई मतलब है नहीं, t रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और बराबर सेम, कुछ नहीं है तो डी एक्स एक्स आ जाएगा, x, और अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है तो कोई मतलब नहीं है। x इक्वल टू आ गया, इस टर्म को ऐसे घुमा के कर लेते हैं कहानी को, क्या आ गया, x इक्वल टू, देखो ut, तो ut प्लस, एक बार t रखेंगे, एक बार माइनस 0 रखेंगे, माइनस 0 का टर्म तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो t रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और 1/2 भी लिखा है तो आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये है आपका समीकरण नंबर सेकंड। देखो ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी को समझना। थर्ड इक्वेशन, थर्ड थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, हम लोग जानते हैं होता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। अब इस पूरी कहानी में हमको क्या करना है, हमको टी को रिमूव करना है, जो करना है, टी को रिमूव करना है।
क्यों टी को रिमूव करना है? क्योंकि टी को इसलिए रिमूव करना है क्योंकि टी होता ही नहीं है थर्ड वाले में, ठीक है। तो टी को रिमूव करना है तो देखो कर लेते हैं। टी की जगह पे क्या रखेंगे? डीवी डीवी, रुक जाओ इसको इसको एक सेकंड, यहाँ पे v इक्वल टू नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे a इक्वल टू, करेंगे a इक्वल टू, a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। क्या होता है? dv अपॉन dt। और यहाँ पर t को रिमूव करना है, t को क्या करना है? रिमूव करना है। तो ऊपर नीचे क्या करा देंगे? dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। तो dx अपॉन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt को लिख सकते हैं v। क्या लिख सकते हैं? v। और dv अपॉन dx बच गया, तो क्या आ गया? a इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a बराबर dv अपॉन dt तो होता ही है भाई, वेग का अवकलन ही तो त्वरण होता है। तो a बराबर क्या है? dv अपॉन dt, और ऊपर नीचे dx dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिए, तो dx अपॉन dt यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग ही तो होता है। तो a बराबर क्या हो गया? v इंटू dv अपॉन dx हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो a इंटू dx बराबर क्या आ गया? v इंटू dv, v इंटू dv। और दोनों पक्षों में समाकलन करा दो। दोनों पक्षों में जैसे ही समाकलन करा दिए आप, तो यहां पे विस्थापन है कि नहीं, और विस्थापन के सापेक्ष आप करा रहे हो समाकलन, तो स्टार्टिंग लिमिट क्या होती है विस्थापन की? इसके पहले भी लगाते आए हैं, 0 टू x हो जाएगी लिमिट। और यहाँ पे वेग है, और वेग के लिए क्या होती है? प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, जब भी कोई कांस्टेंट होता है वो तो समाकलन या अवकलन से बाहर आ जाता है। तो a और समाकलन करेंगे x का जब कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? उसका समाकलन वही हो जाएगा, तो x हो गया। x अपर लिमिट कितनी है? x है, लोअर लिमिट 0 है, तो x माइनस 0, 0 0 कर देगा उस पूरे के पूरे पद को। आपका ये टर्म क्या आ गया? आपका ये टर्म आ गया ax बराबर v है, यानी v टू दी पावर 1 है, जिसकी घात कुछ नहीं है उसकी घात 1 है। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट कि x टू दी पावर n का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो v टू दी पावर 1 का कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन यहां पे लोअर लिमिट 0 नहीं है, यहां पे क्या हो जाएगा? अपर लिमिट है v और लोअर लिमिट है u। रख दो ax बराबर, ध्यान से देखो, ax बराबर क्या आ गया? एक बार रखेंगे v, तो v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट v की जगह पे u स्क्वायर अपॉन 2, u स्क्वायर अपॉन 2। कॉमन क्या है? दोनों में 1/2 है, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। माइनस u स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गया आपका थर्ड समीकरण का नियमन। थर्ड समीकरण का नियमन हो गया कि नहीं हो गया? और तीनों समीकरण के क्या हो गए? आपका प्रूव हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और हम लोग अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं किस चीज के साथ? गैलीलियो के नियम के साथ, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में, क्वेश्चंस भी कल करने वाले हैं। तो अगला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन, 2 एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेशन आएंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद नीट का सेशन आएगा, उसके बाद जेई का सेशन आएगा। इसके बाद जस्ट एक लेक्चर और बचा है इस चैप्टर का। तो बस अंत यहीं पे है इस लेक्चर का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, एलडी स्टडी के साथ बने रहो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके, बाय बाय।